आइए बच्चों, अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ इसकी 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। हर प्रॉपर्टी अगर इंडिविजुअली आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। अगर कंबाइंडली पूछी जाती है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व तो 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है। एक एक प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी शेप को लेकर होती है, यानी कि IC स्लोप्स डाउनवर्ड। IC का मतलब है इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, मतलब इस तरह से होता है। अब ऐसा क्यों, इसका रीजन देना पड़ता है आपको 4 नंबर, है ना। वो कहेगा कि इस प्रॉपर्टी का रीजन एक्सप्लेन करिए। तो इसका रीजन क्या है, क्या आप जवाब दे सकते हैं? क्यों, क्या मैंने आपको सिखाया है कि कोई सा भी कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, किस रीजन की वजह से करता है? यस, हमने सीख रखा है बेटा। बजट लाइन में भी सीखा था कि बजट लाइन डाउनवर्ड आ रही है तो उसका रीजन क्या है। इंडिफरेंस कर्व के बारे में भी सीखा कि अगर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो क्या रीजन है। इसका रीजन है लिमिटेडनेस ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू द limited resources, we are not in a position to increase the quantities of both goods, that is X and Y. So, if we want to increase the quantity of one good, we have to का मतलब आपको करना ही होगा, we have to decrease the quantity of another good। यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हम इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि हम दोनों गुड्स की क्वांटिटीज को एक साथ इंक्रीज कर पाए। समझ रहे हैं बात बच्चों? इसलिए अगर हमें एक गुड की क्वांटिटी को या यूनिट्स को इंक्रीज करना है तो हमें दूसरे गुड की यूनिट्स को सेक्रीफाइस यानी कि कम करना ही पड़ेगा। और जब जब ऐसा होगा तब तक वो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्लियर? समझ में आया इसका रीजन? यही बात आपको इसके रीजन में लिखनी है। अगर अब उल्टा सोचो, अगर क्या होता कि आप इस पोजीशन में होते कि दोनों गुड्स को इंक्रीज कर पाए, है ना। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड तो होते नहीं है, रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। लेकिन सपोज करने में क्या जाता है, अगर सपोज करिए रिसोर्सेज होते अनलिमिटेड तो हम क्या कर पाते? दोनों गुड्स को इंक्रीज कर पाते। और अगर दोनों गुड्स इंक्रीज हो जाते तो IC कर्व कैसा होता बेटा? इस तरह का होता उस सिचुएशन में। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, यानी कि IC कर्व can never be upward sloping, यानी कि IC कर्व कभी भी upward sloping नहीं हो सकता है because due to the scarcity of resources। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी और ये था इसका आंसर। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है IC is convex to the point of origin, यानी कि जो IC कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ। अब इस कॉन्वेक्स वर्ड को सीखिए। कॉन्वेक्स शब्द का अर्थ होता है क्या लिखा बेटा मैंने? झुका हुआ, यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ जो कर्व होगा उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स। टू का मतलब ओरिजिन की तरफ और कॉन्वेक्स मतलब झुका हुआ। ओरिजिन की तरफ जो अट्रैक्टेड कर्व होता है उस शेप को कॉन्वेक्स कहा जाता है। क्लियर? इतनी बात है समझ में? अब हम कैसे कह रहे हैं कि यही कर्व कॉन्वेक्स है? क्योंकि IC कर्व की शेप कैसी होती है? ऐसी। तो जो
That's why its shape is said to be convex to the point of origin. अगर कोई कर्व इस तरह से बनता है ना, कर्व अगर ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये शेप कहलाती है कॉन्वेक्स और ये ओरिजिन से कैसा है? अवे, दूर जा रहा है ओरिजिन से, तो इस शेप को हम कहेंगे कॉनकेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई है बेटा मैंने, कोई सी भी किताब आपको ये लैंग्वेज डिलीवर नहीं करेगी, ये किताबों में नहीं लिखा हुआ रहता, ये बेसिक चीजें हैं, कंसेप्ट्स हैं जो आप जब क्लास में पढ़ते हैं तभी डिलीवर होती है। लेकिन अभी कोविड-19 की तरफ से ये ऑफलाइन क्लासेस तो बंद चल रही है, अभी तो ऑनलाइन में मैं कोशिश कर रहा हूँ आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट डिलीवर करने की, ताकि आप इन चीज़ों को जो बुक्स हैं आपकी उन्हें आप अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से आप कंसेप्ट को सीख सकें। फिलहाल बात इसकी करते हैं, अगर कोई कर्व ओरिजिन की तरफ अट्रैक्टेड है, डायरेक्शन देखिएगा एरोस की, उसे कहा जाएगा कॉन्वेक्स। और ओरिजिन से दूर जाता हुआ अगर कोई कर्व बन रहा है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, फर्क क्या है? टू द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर टू द ओरिजिन कर्व हुआ तो नाम होगा कॉन्वेक्स, अवे फ्रॉम द ओरिजिन कर्व हुआ तो नाम होगा कॉनकेव। तो हम बात कर रहे हैं कि आईसी कर्व जो होता है वो ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होता है। अब इस कॉन्वेक्स का रीजन क्या है? यानी कि किसी भी कर्व की कॉन्वेक्सिटी का क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉन्वेक्सिटी? हमने कह तो दिया कि ऐसा कर्व होता है या कॉन्वेक्स कर्व होता है, लेकिन आपसे पूछा जाता है रीजन। रटना थोड़ी ना है यहाँ पर, रटना तो एक भी चीज नहीं रटेंगे हम माइक्रो में, हर चीज का रीजन है, हर चीज का लॉजिक है। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉन्वेक्सिटी? द रीजन इज डिक्लाइनिंग MRSXY। दो गुड्स हैं इसलिए XY लिखा जाता है, YX नहीं लिखेंगे, है ना। ये भी एक रीजन होता है, मैं बताऊंगा इसका कि हम XY क्यों लिख रहे हैं, YX क्यों नहीं लिख रहे। फिलहाल इतना सा याद रखिए कि दो गुड्स थे इसलिए मैंने XY लिखा। MRS क्या है, क्या चीज है बेटा? ये अभी थोड़ी देर पहले सीखा हमने कि ये स्लोप है। किसका स्लोप है? आईसी कर्व का स्लोप है, और उसकी भी शेप कैसी है? डिक्लाइनिंग, यानी कि उसकी भी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? डिक्लाइनिंग। तो डिक्लाइनिंग एमआरएस रीजन होता है किसका? कॉन्वेक्स होने का। यानी कि अगर वैल्यूज आपने अभी एक टेबल बनाई थी, वहां पर वैल्यूज आई थी एमआरएस की 4, 3, 2, 1, तो जब जब इस तरह से डिक्लाइनिंग वैल्यूज आएंगी तो वो कर्व हमेशा कॉन्वेक्स ही बनेगा। क्लियर बात बच्चों? अब ये डिक्लाइनिंग क्यों होता है ये ऑलरेडी मैं अभी आपको मुश्किल से 2-4 मिनट पहले ही इसी सेम वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन किया है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिक्लाइनिंग एमआरएस और व्हाई एमआरएस डिक्लाइनिंग। सो आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम अगली प्रॉपर्टी पर आगे बढ़ेंगे, तो मैं पहले इसे रब कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कशन करते हैं। अब बच्चों अगली प्रॉपर्टी पर बात करने के पहले मैं एक बातें आपको बुक से क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि वो अगली प्रॉपर्टीज आपको तभी समझ में आएंगी जब ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे, जिसमें से एक कंसेप्ट आपके अगले पेज पर दिया हुआ है। उस कंसेप्ट का नाम है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स नंबर 2.8 के नाम से। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? मोनोटोनिक मतलब होता है एक तरफा, वन साइड, और प्रेफरेंसेस मतलब प्रिफर करना, इंपॉर्टेंस देना। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कोई भी कंज्यूमर दो कॉम्बिनेशंस में से उस कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करता है जहां पर
पहली कंडीशन, या तो दोनों गुड्स की क्वांटिटीज ज्यादा हो, या फिर सेकंड कंडीशन, दोनों गुड्स की क्वांटिटीज में से कम एक ज्यादा हो और दूसरा क्या हो, सेम। इसी ये जो मैंने हिंदी में बोला, इसी बात को आपकी बुक में इंग्लिश में लिखा हुआ है। वो क्या है कि इट रेफर्स टू दोज प्रेफरेंसेस इन विच ए कंज्यूमर सेलेक्ट दैट कॉम्बिनेशन इन विच, पहली कंडीशन क्या है, आइदर मोर ऑफ बोथ गुड्स, और सेकंड कंडीशन इज मोर, एटलीस्ट वन गुड इज मोर एंड सेकंड वन इज सेम, यानी कि दो में से कम एक ज्यादा होना चाहिए और दोनों सेम होने चाहिए। अब ये थोड़ा सा बुकिश वाली बात हो गई, आपको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इन्हीं दोनों कंडीशंस को आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। आइए देखिए एग्जांपल। टॉपिक लिखा है मैंने मोनोटोनिक प्रेफरेंस। पहली कंडीशन क्या कहता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि अगर मेरे सामने दो कॉम्बिनेशन आए ए और बी के, यानी कि यहां पर लिख रखा है x1 y1, यहां लिख रखा है x2 y2, तो मैं इन दोनों में से उस कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करूंगा जिसमें से पहली शर्त क्या है, आइदर मोर ऑफ बोथ गुड्स, यानी कि इस तरह के एग्जांपल को मैंने यहां पर कोई नंबर देकर लिख दिया। अब कंडीशन पढ़िए, आइदर मोर ऑफ बोथ, यानी कि दोनों गुड्स क्या हो, दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा हो, जैसे 10, और अगर 9 का कंपैरिजन किया जाए तो 10 ज्यादा है 9 से। दूसरा, अगर y का कंपैरिजन किया जाए तो y भी ज्यादा है इससे, यानी कि इस यहां पर ये दोनों ज्यादा हैं इन दोनों से, तो कंडीशन मिल रही है मोर ऑफ बोथ गुड्स, या तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो मैं उस कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करूंगा जिसमें दोनों गुड्स की क्वांटिटीज क्या होंगी, ज्यादा होंगी। क्लियर, समझ में आया बच्चों? अब सेकंड कंडीशन, मोर ऑफ एटलीस्ट वन, यानी कि कंपैरिजन करने जाए तो कम से कम एक ज्यादा हो और दूसरा क्या हो, सेम। यानी कि अगर ऐसा नहीं मिलता है, ऐसा अगर मिल जाता है तो यहीं पर कहानी खत्म। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि कम से कम एक तो ज्यादा हो दोनों में से और दूसरा भले ही क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब इस बात को समझाने के लिए ये एग्जांपल लिखा है नंबर्स के साथ, दोनों में से कम एक ज्यादा है, तो आप ध्यान से देखिए कि 10 9 से एक्सीड कर रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, सेम, यानी कि 10 इज ग्रेटर देन 9, मोर ऑफ एटलीस्ट वन, एक हो गया ज्यादा, एंड सेम ऑफ अदर, और दूसरा क्या गया, सेम। तो मैं किसका सिलेक्शन करूंगा, जहां पर कम से कम एक ज्यादा होगा और दूसरा क्या होगा, सेम, यानी कि आप 10 9 का सिलेक्शन करेंगे। अब यहां पर भी आपने जहां पर ज्यादा मिल रहा था वहां सिलेक्शन किया, यहां पर भी दोनों ज्यादा मिल रहे थे वहां का सिलेक्शन किया। ये सिलेक्शन क्यों किया आपने, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है बेटा, मोर गुड्स मींस मोर यूटिलिटी। इसको अपनी नोटबुक में एनक्लोज कर लेना, ये जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, मोर गुड्स इक्वल्स टू मोर यूटिलिटी, यानी कि जितने गुड्स होंगे उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी आता है जब वह अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम पर पहुंचा दे। क्योंकि हम ये सारी कहानी पढ़ किसके लिए रहे हैं, इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए पढ़ रहे हैं। कौन सी अप्रोच से, ऑर्डिनल अप्रोच से। तो ऑर्डिनल अप्रोच वहां तक पहुंचने के लिए, यानी कि उस एंड तक पहुंचने के लिए जो जो चीजें पढ़ाई जाती है वो मैं सब आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो आई होप ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इस ब्रैकेट वाले पार्ट को भी अच्छे से नोट डाउन कर लें। अब इसके साथ साथ एक कंसेप्ट और आता है, इंडिफरेंस मैप। क्लियर? तो मैं इसे रफ कर देता हूं और फिर आपको इंडिफरेंस मैप को समझाता हूं कि इंडिफरेंस मैप होता क्या है।
बच्चों 6 क्लास से आपके पास SST आ जाती है। आप मैप वर्ड काफ़ी बार सुना होगा आपने, है ना। तो मैप क्या चीज़ है? मैप वह चीज़ होती है जहाँ पर मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक साथ गिवन रहती है, यानी कि एक से ज़्यादा जानकारी या डिटेल जानकारी जहाँ पर रहती है। हमारे यहाँ पर इंडिफरेंस मैप से मतलब है कि फैमिली ऑफ आईसी कर्व्स, यानी कि आईसी कर्व के परिवार को ही इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। अब परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता है, यानी कि अगर मैं केवल एक ही कर्व बनाऊं तो इसे मैप नहीं कहेंगे। ये फैमिली कब बनेगी? जब एक से ज्यादा आईसी कर्व्स बनाए जाएंगे, यानी कि जब आप एक ही ग्राफ में मल्टीपल आईसी कर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। और इन्हें आप मार्क कर सकते हैं, जैसे ये हो गया IC1, IC2 एंड IC3। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आया समझ में? अब इसी इंडिफरेंस मैप से रिलेटेड अगली प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ, फिर आपको वो चीज समझाऊंगा। डिलीवर